हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताइए। आपको गुणनखंड नहीं बताने हैं बच्चों, आपको गुणनखंडों की जो घातें हैं उनका योग करके बताना है। तो सबसे पहले आप 196 के अभाज्य गुणनखंड कर लें बच्चों। 196 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें सबसे पहले 2 से भाग लगाना पड़ेगा। 2 से भाग लगाएंगे 19 में तो 9 बार चला जाएगा, 9 दूना 18, एक शेषफल बचेगा आगे 16, 2 अंठे 16। 98 में फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 49। फिर यहाँ पर 7 का भाग जा रहा है 7 बार और फिर 7 से भाग लगाएंगे 1 बार। तो बच्चों 196 के जो अभाज्य गुणनखंड आपको मिले हैं वो है 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। अब ध्यान से पढ़िए बच्चों प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी घातों का योगफल कितना है। तो ये तो रहे अभाज्य गुणनखंड, इनकी घातों का योग कर लीजिए। 2 + 2 घातों का योग, घातों का योग कितना होगा बच्चों? 2 + 2, 2 की घात भी 2 है और 7 की घात भी 2 है। आपसे पूछा क्या गया है बच्चों? आपसे पूछा गया है घातों का योग, यानी 2 और 2 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 4। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है विविध का कि 2 संख्याओं को m बराबर p q की घात 3 और n बराबर p की घात 3 और q स्क्वायर के रूप में लिखा जाए और m n का महत्तम समापवर्तक बताइए। बच्चों क्या बताना है आपको? m और n का महत्तम समापवर्तक यानी HCF बताना है, जबकि p और q क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों अब HCF 2 संख्याओं का HCF क्या होता है हम सीख चुके हैं। उभयनिष्ठ घातों की, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों को ये हम HCF के नाम से जानते हैं। तो P Q M में और N में देखिए बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? P कॉमन है दोनों में, यहाँ P की घात 1 है और यहाँ 3 है तो 1 P कॉमन आ जाएगा, गुणा Q में 3 घात है 2 घात है तो न्यूनतम घात यानी 2 घात। तो HCF कितना आ गया बच्चों? PQ स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? दूसरा ऑप्शन PQ स्क्वायर। तो ये बड़ी आसानी से हमने इसका HCF ज्ञात कर लिया है। चलते हैं इससे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है 95 गुणा 152 का HCF ज्ञात कीजिए। बच्चों 95 और 152 का HCF ज्ञात करना है तो या आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कीजिए या आप विभाजन विधि से भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए 95 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले 5 से भाग जा रहा है, 5 से भाग लगाया, 5 एकम 5 और 5 नाम 4 बच गया, 5 नाम 45 और 19 खुद अभाज्य संख्या है तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो 95 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 और 19। इसी प्रकार 152 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए बच्चों। 152 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, 1 बच गया, 2 6 12। फिर छिहत्तर में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 अंटे 1 बचेगा, 2 अंटे 16। फिर से 38 आ गया, 2 का भाग लगाया, फिर से आपको मिलेगा 19 और 19 में 19 का एक ही बार भाग जाने वाला है बच्चों। दोनों में उभयनिष्ठ देखिए बच्चों, 5 है यहाँ नहीं है, 2 इधर है यहाँ नहीं है। देखिए बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 19, इधर भी 19 आ रहा है और इधर भी 19 आ रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा? 19। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको टिक लगाना है तो आप शॉर्ट में इसको करके देख सकते हैं 19। दूसरा तरीका इसमें यह है बच्चों कि 152 में 95 का भाग लगाइए। 152 में 95 का भाग लगाएंगे तो भी आपको HCF 19 ही मिलने वाला है। किस प्रकार से? 152 में आप 152 में जब 95 का भाग लगाएंगे तो 1 बार भाग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 95, माइनस करेंगे तो 57 बच जाएगा। 57 का भाग लगाएंगे 95 में, 1 बार भाग जाएगा, 57 माइनस कीजिए बच्चों, कितना बचेगा? 15 में से 7 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 38 में भाग लगाएंगे फिर 57 का, 1 बार जाएगा, 19 बचेगा, फिर 38 में 19 का भाग लगाएंगे 2 बार और शेषफल 0। तो इस प्रोसेस को अगर 2 स्टेप और आगे लिखें, देखो 38
57 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 19, और फिर 19 में 38 का भाग लगाएंगे तो 2 बार, और शेषफल कितना आ जाएगा 0। जिस पद में शेषफल 0 आ जाता है उसका भाजक ही क्या होता है, HCF होता है। तो दोनों विधियों से हमने सीख लिया है कि HCF किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है। आप सीख चुके हैं बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणा b, कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 1080, संख्याओं का गुणनफल हो गया 1080, HCF यानी महत्तम समापवर्तक 30 दे रखा है, और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM आपको ज्ञात करना है। 30 इधर भाग में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1080 बटे 30, और इधर बच गया LCM, 0 से 0 कट गया, 3 से 108 को काट लिया, 3 तिया 9 और 6 तिया 18, तो कितना बच गया बच्चों ये 36। यानी इन जिन संख्याओं का गुणनफल 1080 है और HCF 30 है उनका LCM कितना आएगा बच्चों 36 आने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से 30 का भाग लगा दिया गुणनफल में, 0 से 0 कट गया, 108 3 से कट गया, 36 बार, मतलब LCM कितना आ गया आपका 36। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखिए बच्चों, संख्या 441 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। बच्चों आंख बंद करके आपको ये नहीं लिख देना है कि नीचे 7 आ रहा है तो इसका दशमलव प्रसार 2 और 5 के अलावा है, तो हम इसको कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार तो अशांत आवर्ती रूप का होगा। नहीं बच्चों देखिएगा हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ऊपर वाले गुणनखंड भी देखिए बच्चों, ये है 441, और 441 किसका वर्ग होता है बच्चों 21 का, 21 का वर्ग 441 होता है। तो 441 को हम 21 गुणा 21 लिख सकते हैं बच्चों। नीचे है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 और गुणा 7 की घात 2, तो 7 की घात को हमने लिख दिया 7 गुणा 7, और ये 7 जो है 21 से कट जाएगा, 7 तिया 21, और इस 7 से कट गया 7 तिया 21, तो कुल मिलाकर के आपके पास बच गया ये 9 बटे 2 की घात 2 और 5 की घात 7। अब देखिए बच्चों हर में सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड हैं, और ऐसा हो तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि हर में डायरेक्ट 7 देखते ही आपको अशांत आवर्ती नहीं लगा देना है, इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। आपको चेक करना है कि कहीं ऊपर वाले गुणनखंड से जो अन्य घातें हैं वो कट तो नहीं रही हैं। 441 से 7 और 7 9 बार कट जाएगा बच्चों। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है परिमेय संख्या 43 बटे 2 की घात 2 5 की घात 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो बच्चों देखिए 43 बटे 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 3, इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए नीचे 2 और 5 की घातें आपको समान बनानी पड़ेंगी। 5 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात भी 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 43 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 86। नीचे 2 की घात भी 3 हो गया है और 5 की घात भी 3 हो गया है, तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 की घात 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.086, क्योंकि 3 10 की घात 3 है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगने वाला है। तो कितने अंकों के पास दशमलव समाप्त होगा बच्चों, 3 अंकों के बाद दशमलव समाप्त होने वाला है। यहाँ से आपको ये पूछा है कि दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, तो दशमलव के 3 अंकों के बाद अंत होगा, क्योंकि नीचे कितने शून्य हैं 3 शून्य हैं। चलते हैं अगले की ओर। इसी क्रम में 7वां प्रश्न है बच्चों, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो। बच्चों कौन सी संख्या प्राप्त हो, प्राकृत। तो देखिए बच्चों प्राकृत संख्या √27 से, तो √27 को आप क्या लिख सकते हैं 9 तिया 27, 9 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, कितना बनेगा 3 और अंदर है √3। अब
√27 को हमने इस रूप में लिख दिया है, ये है 3 √3। अब इसको किससे गुणा करें कि एक प्राकृत संख्या बन जाए? तो ये एक अपरिमेय संख्या है, √3 से अगर हम गुणा कर देंगे बच्चों तो √3 गुणा √3 3 और 3 तिया ये बन जाएगा 9 और 9 एक प्राकृत संख्या है। तो वह अभीष्ट संख्या कौन सी प्राप्त हुई आपको जिससे गुणा करने पर ये प्राकृत संख्या के रूप में बदल गया है? वो है √3। तो कौन से ऑप्शन में √3 दिख रहा है आपको? दूसरे ऑप्शन में √3 दिख रहा है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी क्रम में 8वां प्रश्न है बच्चों, देखिए यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए, ध्यान से समझिएगा, दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM दोनों क्या हैं बच्चों? बराबर हैं। दोनों परिमेय संख्याएं हैं और दोनों का HCF और LCM बराबर है, तो संख्याएं क्या होंगी बच्चों? आप देखेंगे कि HCF और LCM बराबर होने के लिए आपको जानकारी है कि दो संख्याओं का गुणनफल A गुणा B उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब प्रश्न में दिया गया है कि HCF और LCM बराबर है, HCF बराबर है LCM, तो हम इसको कुछ n के बराबर मान लें। कोई संख्या है n जिसके बराबर है HCF और LCM, तो अगर इसमें हम रखेंगे तो A गुणा B बराबर कितना आ जाएगा? n गुणा n, यानी n स्क्वायर। तो दो संख्याओं का गुणनफल n स्क्वायर कब होगा? जब A बराबर क्या होगा? B और ये बराबर होगा n के। मतलब वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? समान होंगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दोनों संख्याएं समान होंगी तभी उस संख्या का क्या होना है? वर्ग आएगा। तो ये जरूरी है कि अगर दो संख्याओं का HCF और LCM समान है तो संख्याएं भी क्या होंगी? समान होंगी। इसके लिए आप कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं बच्चों, जैसे आपने ले लिया कि 8 और 8 और 8 का LCM भी 8 ही होगा और HCF भी 8 ही होगा। तो समान संख्याओं का ही HCF और LCM हमेशा समान आने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखिए बच्चों, यदि A बराबर 18 और LCM A और 18, ध्यान से समझिएगा, A तथा 18 का LCM 36 है और A तथा 18 का ही HCF 2 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। संबंध आपको पता है, दो संख्याओं का गुणनफल A गुणा B बराबर कितना होता है? HCF गुणा LCM। अब A की जगह तो आपको A ही दिया गया है, लेकिन B की जगह दिया गया है 18। A और 18 का LCM कितना है बच्चों? 36 और HCF कितना है? 2 गुणा 36। LCM गुणा HCF कर दिया। 18 से भाग लगा दीजिए, A बराबर 2 गुणा 36 बटे 18। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 दूना कितना हो गया बच्चों? 4, यानी A का मान कितना होगा? 4। कौन से ऑप्शन में 4 दिख रहा है? लास्ट ऑप्शन जो है घ, उसमें आपको 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, मतलब इसका सही आंसर घ होगा। चलते हैं इससे अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक क्या होगा? बच्चों 6 की घात n, अगर n एक प्राकृत संख्या है बच्चों तो 6 की घात n हमेशा जो इकाई अंक होगा उसका इकाई अंक कितना होगा बच्चों? 6 होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे 6 की घात हमने 1 ले ली, n बराबर 1 लिया तो ये कितना बनेगा? 6 की घात 1 यानी 6। n बराबर 2 लिया, n बराबर कितना लिया बच्चों? 2, तो 6 गुणा 6, 6 की घात 2 कितना हो जाएगा? 36। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आ रहा है बच्चों? 6। n बराबर 3 लेंगे आप तो ये हो जाएगा 6 की घात 3, ये होता है 216। यहाँ देखिए बच्चों कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। फिर इसको 6 से गुणा करेंगे तो n की घात 4 के लिए, तो 6 गुणा 6, फिर से इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6। तो ये याद रखिएगा, ये ध्यान होना चाहिए कि 6 की घात n में अगर n प्राकृत संख्या है तो इकाई का अंक सदैव ही क्या आने वाला है? इकाई अंक सदैव 6 होगा। इसी प्रकार अगर हम 5 की बात करें तो 5 की घात n का इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि 5 25, 5 की घात 1 लेंगे तो 5, 5 की घात 2 लेंगे तो 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, फिर इसको 5 से गुणा करेंगे तो फिर 125, फिर 625। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलेंगे अपन 5 की घात 4 की अगर बात करें तो इसको और 5 से आगे गुणा करें तो फिर भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो हर बार चाहे 6 की घात n में 6 और
5 की घात n में 5 आएगा। अब अगर इन दोनों को माइनस किया जाए, बीच में किसका चिन्ह है बच्चों, माइनस का, तो देखो इकाई अंक ही आपसे पूछा है, बाकी का हमें नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन 6 में से 5 इकाई का अंक घटाएंगे तो हमेशा कितना बचेगा, 1 ही बचने वाला है। और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पहला, कि 6 की घात n में से अगर 5 की घात n हम माइनस करें तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन से 1 मिलने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि P बटा Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है, एक परिमेय संख्या है, तो Q पर प्रतिबंध होगा जबकि P बटे Q का शांत दशमलव हो। बच्चों P बटे Q एक परिमेय संख्या है और दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत दशमलव प्रसार है। और हमें पता है कि शांत दशमलव प्रसार तभी संभव है जब हर में सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड हों। तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा, एक तो Q 0 नहीं हो सकता, ये तो दिया गया है। दूसरा, अगर शांत दशमलव प्रसार है तो Q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 की घात m गुणा 5 की घात n, यानी 2 और 5 के रूप में ही होंगे, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होगा। ये प्रतिबंध हो गया क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, शांत है। अगर ये अशांत आवर्ती कहता तो हम कहते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन शांत के लिए यही शर्त होती है। तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं Q के लिए प्रतिबंध की जो हर में लिखा हुआ है Q, तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड संभव हैं। तो 2 की घात कुछ भी हो सकती है और 5 की घात भी कुछ भी संभव है। तो घातों को हमने m और n रूप में लिख दिया है। तो ये था आपका 11वां प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है बच्चों विविध प्रश्नावली 2 का, कि सरल करके बताइए कि संख्या 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 बटे 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको सरल करने के लिए बच्चों हमारे पास एक घातांक नियम है। हम सब जानते हैं कि अंडर रूट में अगर a गुणा b लिखा हुआ है तो उसे हम अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो 45 है बच्चों, अंडर रूट 45 जो है, उस 45 को हम अंडर रूट 9 गुणा 5 लिख सकते हैं, 9 पंजे 45। इस प्रकार से हम वर्गमूल के टुकड़े करेंगे कि एक टुकड़ा जो है वो पूर्ण वर्ग हो। अब 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 होता है 3 का वर्ग, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं बच्चों, 3 अंडर रूट 5। इसी प्रकार जो 3 अंडर रूट 20 है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट 5 गुणा 4, 4 पंजे 20। फिर से 4 पूर्ण वर्ग है, ये बाहर आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 2 अंडर रूट 5। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी वर्गमूल को हम इस प्रकार से विभाजित करें कि उसके 2 टुकड़ों में से एक कम एक टुकड़ा तो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो ही हो, ताकि हम उसको अंडर रूट से बाहर ला सकें। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ये दोनों चीजें हम काम में लेने वाले हैं बच्चों। देखिएगा, 2 गुणा अंडर रूट 45 को हम लिख देंगे 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 प्लस 3 गुणा अंडर रूट 20 को हम लिख देंगे 4 गुणा 5 और बटे में कितना है बच्चों, 2 अंडर रूट 5। चलिए, ये 3 बाहर आ जाएगा बच्चों, 3 बाहर आएगा, 2 से 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 दूना 6, तो ये बन जाएगा 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर आएगा, 3 से गुणा होगा, 3 दूना 6 अंडर रूट 5 और बटे में कितना आ गया, 2 अंडर रूट 5। 6 अंडर रूट 5 और 6 अंडर रूट 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 अंडर रूट 5 होगा। दूसरा तरीका क्या है कि अंडर रूट 5 को हम उभयनिष्ठ ले लें, अंडर रूट 5 को हम क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ। तो अंदर कितना बच जाएगा, 6 प्लस 6 और बटे में 2 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा, 6 और 6 12 बटे 2। तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास उत्तर आ जाएगा 12 बटे 2 यानी कि 6। तो इस संख्या को सरल करने से आपको प्राप्त हुआ बच्चों 6
6 कौन सी संख्या है? 6 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 बटे 1। तो ये एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये जो व्यंजक लिखा गया है ये कैसा है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या थी √5 वो आपस में कट गई है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 12। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 रूप का होता है। कौन सा पूर्णांक बच्चों? विषम पूर्णांक। आपको यहाँ पर यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसका a बराबर bq + r से कुछ नजर आ रहा होगा, 4q + r, यानी b बराबर कितना लिया गया है? 4। तो हम मानेंगे, माना कोई पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है a है, कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर क्या ले लिया है? 4 से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे बच्चों? a बराबर bq + r। ठीक है, जहां r का मान हमेशा छोटा होता है b से और बड़ा या बराबर होता है 0 से। तो चलिए a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 4q + r। तो r के कितने मान संभव हैं? r का मान जो है बच्चों हमेशा 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो r बराबर 0, 1, 2 और 3, ये 4 मान आपके पास संभव हैं। तो a के कितने मान आ गए बच्चों? a बराबर आ गया देखो 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, 4q का क्या मतलब है कि इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है, और जिसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है मतलब 2 का भी पूरा भाग जाएगा। तो ये तो कैसा हो जाएगा बच्चों? सम। अगर ये सम है तो इससे नेक्स्ट कैसा मिलेगा आपको? विषम। विषम के बाद में फिर से क्या मिलेगा? सम और फिर विषम। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? हम लिखेंगे 4q और 4q + 2 तो सम होगा क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, अतः 4q + 1 और 4q + 3, 4q + 1 और 4q + 3 कैसा होगा बच्चों? विषम पूर्णांक होने वाले हैं। तो ये लैंग्वेज है, ये लाइन हम नीचे लिख देंगे, क्योंकि 4q और 4q + 2 जो है वो 2 से पूर्ण विभाजित है। 2 से किस प्रकार पूर्ण विभाजित है? देखिएगा बच्चों, 4q और 4q + 2 की अगर मैं बात करूं, 4q और 4q + 2 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 4q को मैं 2 गुणा 2q लिख सकता हूं और 4q + 2 को मैं 2 गुणा 2q + 1 भी लिख सकता हूं। इसमें से 2 उभयनिष्ठ ले लिया है। क्या इसमें 2 का भाग जा सकता है? जी बच्चों 2 का भाग जाएगा। क्या इसमें भी 2 का भाग जाएगा? जी बच्चों इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो 4q और 4q + 2 तो कैसे पूर्णांक हो गए बच्चों? सम पूर्णांक हो गए, क्योंकि ये 2 से कैसे? 2 से विभाज्य है। तो 4q + 1 और 4q + 3 इनके क्रमागत हैं, सम के बाद में विषम संख्या आती है। तो 100%, 100% ये कैसे पूर्णांक होंगे बच्चों? विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, जहां पर q एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव 2 से विभाज्य होता है। अगर मैं क्रमागत पूर्णांकों की बात करूं तो आप एक पूर्णांक को n मानेंगे तो दूसरा कितना होगा बच्चों? n + 1। तो अगर n सम है तो n + 1 विषम होगा, और ये विषम है तो ये सम होगा।
और सम और विषम का गुणनफल सदैव कैसा होता है बच्चों, सम ही होता है। आप इसकी जगह दो क्रमागत पूर्णांक 2q और 2q + 1 भी मान सकते हैं बच्चों। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं कोई भी एक बहुपद बना लूं, n, इन दोनों का गुणनफल करना है तो n गुणा n + 1 बहुपद रूप होगा बच्चों। अब यहाँ पर n बराबर जब आप 1 रखेंगे तो f1 कितना मिलने वाला है आपको, 1 गुणा 1 + 1, तो ये कितना हो गया बच्चों 2, और इसमें 2 का भाग जाने वाला है। n बराबर अगर आप 2 रखेंगे यहाँ पर तो f2 आएगा, 2 गुणा 2 + 1, 3 दूना 6, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार आप n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आने वाला है बच्चों, देखिए f3 n गुणा n + 1 यानी 3 गुणा 3 + 1, तो ये 3 चौक 12, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो देखिए बच्चों अभी अभी मैंने यही समझाया है कि अगर n सम होगा, अगर n सम हुआ तो ये विषम होगा 100%, और सम है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 जो है एक 2 से भाज्य होगा, ठीक है। और अगर n विषम हुआ, अगर n विषम हुआ तो n + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये सम हो जाएगा, और फिर इसमें इनके गुणनफल में इसमें 2 का भाग चला जाएगा। आप दोनों प्रकार से ये लिख सकते हैं। इन दोनों को गुणा कीजिए बच्चों, देखिए अगर आप n और n + 1 की जगह 2q और 2q + 1 लगाते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो सदैव 2q में 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याओं में निश्चित है कि एक अगर सम होगी तो दूसरी विषम होगी, पहली अगर सम होगी तो दूसरी विषम होगी, और पहली अगर विषम हुई तो दूसरी सम होगी। तो एक संख्या तो सम आनी ही आनी है, और सम संख्या में 2 का भाग अवश्य ही जाने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है सदैव 2 से विभाज्य होता है। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 15 देखिए बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रश्न हमने प्रश्नावली में भी देखा है बच्चों। तो शेषफल कितना आ रहा है बच्चों, 2053 का शेषफल आ रहा है 5, तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, पूर्ण विभाजित संख्या हो जाएगी। 2053 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो 2048 वह संख्या है जो किसी बड़ी से बड़ी संख्या जो हम ज्ञात कर रहे हैं उससे पूर्ण विभाज्य होगी। इसी प्रकार 967 की अगर बात करें तो 967 में से शेषफल 7 बचता है, तो 960 में उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब इन दोनों का HCF ज्ञात आपको करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए और दूसरा तरीका है भाग विधि। तो भाग विधि में जब आप 2048 में 960 का भाग लगाएंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 बार, ये कितना हो जाएगा 1920, तो 128 शेषफल बच गया है बच्चों। 48 में से 20 गया 28, 19 में से 20 गया, 20 में से 19 गया तो 1। अब 128 का भाग लगाएंगे 960 में, ठीक है बच्चों। तो लगाइए बच्चों, 7 बार लगभग भाग जाने वाला है। 7 8 56 का 6 और 12 संते 84 और 5, 56 में से हासिल 5 बच गई, 84 और 5 89, ये हो गया 896। तो ये 4 960 कितना बच जाएगा बच्चों, 64 शेषफल बच रहा है। 64 का भाग हम लगाएंगे 128 में, 2 बार भाग चला गया है 128, 64 दूना 128, शेषफल 0 बच गया। बच्चों ध्यान दीजिए, विभाजन में जिस पद में शेषफल 0 बचता है उसका भाजक ही क्या होता है, HCF होता है। तो हम लिख देंगे कि 2 संख्याएं का HCF क्या है, ये है 2048 और 960 का जो HCF है वो कितना होगा बच्चों,
64 होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 64 है बच्चों, जिसका 2053 और 967 में अगर भाग देंगे तो शेषफल क्रम से 5 और 7 प्राप्त होने वाला है। या यूं कहें कि 2048 और 960 में अगर भाग देंगे तो भागफल पूरी बार जाने वाला है। ये तो विभाजन विधि है बच्चों, भाग विधि है जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। इसी से हमने यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम बनाना सीखा है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप इनके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड करके कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो भी वहां पर आपको 64 ही मिलने वाला है। 2 की घात 6 जो है वो उभयनिष्ठ आने वाला है। देख लीजिए बच्चों, अगर आपको देखना है तो 2048 के जब गुणनखंड करेंगे बच्चों तो सबसे पहले 2 का भाग लगाइए, ये हो जाएगा 1024, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 512, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 256, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 128, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 64, इसमें पूरे में 2 का ही भाग जाएगा 32, 16, फिर 2 का भाग लगाया, कितना आ गया बच्चों 8, फिर 2 का भाग लगाएंगे 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे 2, फिर 2 का भाग लगाएंगे 1। तो कितनी बार गुणनखंड आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद में देखिएगा बच्चों 9 10 और 11, तो 2048 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 11। इसी प्रकार 960 के जब आप गुणनखंड करेंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। 2 का भाग लगाएंगे 480, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 240, 2 का भाग लगाया 120, 2 का भाग लगाया 60, 2 का भाग लगाया 30, फिर से 2 का भाग लगाया 15, 15 में लगाएंगे 5 का, या पहले 3 का लगा लीजिए बच्चों, एक ही बात है। पहले 3 का लगाएंगे 5, फिर 5 का लगाएंगे तो 1। तो कितनी बार आ रहा है बच्चों? ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6, तो 960 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 की घात 6 गुणा 3 गुणा 5। अब उभयनिष्ठ देखेंगे तो 2 ही उभयनिष्ठ है और न्यूनतम घात देखेंगे तो 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 जो है इसका HCF आने वाला है और 2 को 6 बार गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखिए 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 घात में कितना आ रहा है 64। तो 2 की घात 6 कितना होता है बच्चों? 64 होता है। यही आपका HCF कहलाने वाला है। तो 64 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग देने पर 5 और 7 बचेगा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखिए बच्चों, यहां पर 3 जो निशान है वो गुणा के हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13 है, तो ये एक संख्या अगर है तो इन दोनों में से 13 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे और उभयनिष्ठ लेते ही आपको क्या मिलेगा? देखिए बच्चों, जो पहली संख्या है वो देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13। इन दोनों में 13 अगर मैं उभयनिष्ठ ले लूँ तो ये बच जाएगा 7 गुणा 11 और प्लस का 1, 13 गुणा 77 और 1 78। देखिए बच्चों, इस संख्या को हमने इस रूप में लिख दिया है जिसके 2 गुणनखंड तो आपको सीधे सीधे ही देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये भाज्य होगी? हाँ बच्चों, ये भाज्य होगी क्योंकि इसमें 2 और स्वयं संख्या के अलावा 13 का भी भाग जाने वाला है। सेम इसी प्रकार से बच्चों इस बड़ी संख्या में देखिए, यहाँ पर लास्ट में आपको प्लस का चिन्ह देखने को मिलेगा। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में कितना लिखा है बच्चों? 5। प्लस में 5 लिखा होने का मतलब है इस पूरे पद में और इस पद में 5 उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो ये 7 गुणा 6 गुणा 5 बाहर निकल गया, 4 3 2 1,
और प्लस में 5 के कम 5। तो बच्चों इस संख्या के हमने 2 अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, जिसमें एक अभाज्य गुणनखंड है 5, मतलब इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाने वाला है। इसलिए ये एक ऐसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें एक और खुद स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्याओं का भाग चला जाए, अर्थात जिनका एक और स्वयं संख्या के अलावा अन्य गुणनखंड भी हों। तो ये दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 देखिए बच्चों, यदि दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ऐसे हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। याद हो गया होगा बच्चों अब तक तो ये फॉर्मूला। दो संख्याएं हैं 306 और कितना है बच्चों 657 बराबर HCF है 9 और गुणा LCM ज्ञात करना है। 9 से भाग लगा दीजिए बच्चों, तो 9 से भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो LCM कितना आ जाएगा 306 गुणा 657 और बटे में 9। चूंकि 9 दोनों का LCM है तो चाहे से 306 से काट लें चाहे 657 से काट लें, बात क्या है एक ही है। 9 से इसको काटेंगे तो 9 संते 63, 2 बच गया 27, 9 तिया 27, तो ये कट गया 306 गुणा 73। यही क्या होगा आपका LCM। 306 को 73 से आप गुणा कर लीजिए, जो भी उत्तर आएगा वही LCM कहलाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। LCM इसको आप सेम एज इट इज फॉर्मेट में भी रख सकते हैं और इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं। 73 से गुणा करेंगे तो जो भी मान आएगा वो LCM के बराबर होगा। चलते हैं इससे आगे अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। इसमें कुछ क्षेत्रफल और विमाओं का उपयोग भी आपको दिया गया है। एक आयताकार बरामदा है बच्चों, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी हैं। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए टाइल की साइज जो है बच्चों वो अधिकतम होनी चाहिए। प्रश्न को समझिए बच्चों, एक आयताकार बरामदा है जिसमें आपको टाइलें लगानी हैं। इस प्रकार टाइलें बिछानी है बच्चों, सबको पता है टाइलें किस प्रकार बिछाई जाती हैं, ठीक है। तो इन टाइलों की आपको न्यूनतम संख्या चाहिए बच्चों। आप चाहते हैं कि कम से कम टाइल लगे, तो उसके लिए आपको बड़ी से बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। और टाइल कैसी होनी चाहिए? टाइल होनी चाहिए वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब है कि टाइल की लंबाई चौड़ाई एक जैसी ही होनी चाहिए। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई कैसी है? और कमरा है आयताकार, ध्यान दीजिए। तो जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई है उसका HCF जो होगा वो टाइल की लंबाई चौड़ाई निर्धारित करेगा, और लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी क्योंकि वर्गाकार है। और फिर हम इस कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगी टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो ये लगेगा कि आयत की जो आयताकार जो बरामदा है उसकी लंबाई कितनी है बच्चों? लंबाई है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। तो पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। 18.72 को LCM अच्छे से निकल नहीं पाएगा, तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर और 72, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1872 सेमी। देखिए बच्चों मैंने मीटर को किस में बदल लिया है? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 मीटर में कितने हो जाएंगे बच्चों 1800 और प्लस 72, तो कितना हो गया 1872। इसी प्रकार आयताकार जो बरामदा है उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 13 मीटर का मतलब 1300 और 20 और है तो 1320 सेंटीमीटर। टाइलों की न्यूनतम संख्या के लिए जो टाइल है वर्गाकार टाइल है उसकी विमा अधिकतम होनी चाहिए। तो अधिकतम लंबाई चौड़ाई वाली या अधिकतम भुजा वाली जो टाइल होगी उसकी अधिकतम लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगी? अधिकतम के लिए हम इन दोनों का क्या ले लेंगे बच्चों? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। 1872 और 1320 का महत्तम समापवर्तक देखेंगे बच्चों तो क्या आने वाला है? 1872 और 1320 कीजिए।
अभाज्य गुणनखंड कीजिए बच्चों, या भाग विधि से भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे, 9 दूना 18, 2 तिया 6 और 6 दूना 12। ठीक है बच्चों, 18 में 9 बार गया, 7 में 3 बार, 1 बच गया, 12 में 2 का भाग लगाया 6 बार। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 4 ये हो गया 13, 12 ये 8। ठीक है बच्चों, भाग ध्यान से लगाना है। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 4। फिर से 2 का भाग लगाएंगे आप, 1 1, यहाँ बच गया 1, तो ये हो गया 17। 117 में किसका भाग जाएगा बच्चों? 7 का भाग जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 7 49 और 17 में 17 का, क्योंकि 17 संते 119, 14 आएगा बच्चों, 17 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, फिर 7 और 4 11, तो यहाँ पर बचेगा 4 47 117। 7 का भाग नहीं जा रहा है बच्चों, देखिएगा इसमें कुछ 234 117। 117 में अगर हम 19 का भाग लगाएं तो इसको हम 117 ही लिख देते हैं, ये एक बार। तो बच्चों ये आया इसका 234। बच्चों 3 का भाग जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में 3 का भाग जा रहा है। देखिए 3 तिया 9, 2 बच गया और 27। 27 में कितनी बार जाएगा बच्चों? 27 में जाएगा भाग आपका 3 नाम 27। फिर से 3 का भाग जाएगा, 13 तिया 39 और 13 का भाग जाएगा 1 बार। चलो ये हो गया है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले फिर हम 1320 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग लगाया 6, 1 बच गया 12, फिर से 6 और 0। ठीक है बच्चों, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 330, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1, 13 हो गया, 6 दूना 12, 1 बचेगा 5। अब इसमें 6 6 12, 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर से अब इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग लगाएंगे तो ये 11 बार और 11 का भाग लगाएंगे 1 बार। तो HCF कितना आ जाएगा बच्चों? दोनों के हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 1872 के गुणनखंड का हैं 2 2 2 2, 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 13। तो 1872 के जो गुणनखंड आए हैं बच्चों, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13, और दूसरा है आपके पास 1320। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 की घात 3, 3 5 11, 1320, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। HCF देखिए बच्चों कितना आ गया है, 2 की घात 3 और 4 में 2 की घात 3 कॉमन आ जाएगा, 3 और 3 स्क्वायर में 3 कॉमन आ जाएगा और बाकी कुछ कॉमन है नहीं। 2 की घात 3 हो गया 8, 8 तिया 24। तो बच्चों दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ 24 आया है। इसका मतलब है कि जो आपकी वर्गाकार टाइल होगी उसकी लंबाई भी 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 24 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। तो अब कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी बच्चों? तो टाइलों की संख्या कैसे निकलेगी? टाइलों की संख्या तो कमरे के क्षेत्रफल में, बरामदे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का हमें भाग लगाना पड़ेगा। तो बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा, यही होता है बच्चों। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई है 1820, 1872 और 1320। 1872 गुणा 1320 और बटे भुजा गुणा भुजा यानी 24 गुणा 24। 1872 को जब हम 24 से काटेंगे बच्चों तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 78, और 24 को जब हम 1320 से काटेंगे बच्चों तो आपको मिलने वाला है ये 55। ये कहाँ से आया है बच्चों? आप देखेंगे कि यहाँ से 24 जो है उसको हटा दीजिए, जो हमने अभी अभी
देखिए 24 में क्या क्या कटेगा बच्चों, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा और 1 3 कट जाएगा। तो क्या बच गया बच्चों, 2 तिया 6 और 13। ठीक है बच्चों, तो 78 बन गया है, 13 6 78। और यहाँ पर 2 2 2 और 3 कटेगा तो 5 गुणा 11 55 बचेगा। तो इस प्रकार आप बिना भाग लगाए हुए भी इनके गुणनखंड करके काट सकते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, 78 को 55 से गुणा करना है, तो आ जाएगा आपको पास 4290 टाइलें। ये किसकी संख्या आ गई बच्चों, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों, 4290 टाइलें। हमने इन दोनों को गुणा कर लिया। टाइलों की संख्या निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगाया बच्चों वो है कि आपको क्या करना है, जो बरामदा है उस बरामदे के क्षेत्रफल में टाइलों, एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे तो कुल टाइलों की संख्या आ जाएगी। लेकिन ध्यान दें बच्चों, विशेष बात यह है कि जिस विमा में, जैसे सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर में हम अगर बरामदे का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर ही टाइल का क्षेत्रफल होना चाहिए। यही रीजन था कि हमने शुरुआत में ही लंबाई और चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदल लिया था। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 18। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों इस प्रकार की संख्याओं को हम बहुत बार सिद्ध कर चुके हैं, तो चलिए 1 बाय 1 हम सिद्ध कर देते हैं कि ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला है 5√2। 5√2 सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल में क्या लिखेंगे बच्चों, विरोधाभास से माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवाल हम प्रश्नावली में बहुत सारे देख चुके हैं, उदाहरणों में भी देख चुके हैं। विरोधाभास से मान लिया कि 5√2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तब हम क्या करेंगे कि 5√2 को a/b या p/q रूप में आप आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 को उधर भेज देंगे, यहाँ बन जाएगा √2 बराबर a/5b। चूंकि हम जानते हैं a और b जहाँ पूर्णांक हैं, a और b क्या है बच्चों, a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो बच्चों क्या आएगा, अगर a और b पूर्णांक हैं तो a/5b यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परिमेय होगा, यानी परिमेय संख्या होगी। जिसके अनुसार ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब √2 कैसे हो गई, परिमेय हो गई। जिसके अनुसार √2 परिमेय संख्या होनी चाहिए, जब परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √2 तो कैसा है बच्चों, अपरिमेय है, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है। और √2 अपरिमेय संख्या है तो उपरोक्त जो कथन है, ये जो कथन है वो हमारी परिकल्पना का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। हमारी परिकल्पना ये थी कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक लाइन और, ये कथन लिखना बहुत आवश्यक है। उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का विरोध करता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है, और परिकल्पना गलत है कौन सी परिकल्पना की, 5√2 एक परिमेय संख्या है, अतः उल्टा हो जाएगा, 5√2 कैसा हो जाएगा, अपरिमेय।
चूंकि हमने शुरू में माना था कि 5√2 जो है एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया है, तो 5√2 क्या होगा, अपरिमेय। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। सेम लैंग्वेज बिल्कुल एज इट इज, जो जैसा हमने एक एक लाइन लिखी है वो हर प्रश्न में इसी प्रकार जाती है। अब देखते हैं बच्चों, इसमें दूसरा प्रश्न है 2/√7। तो 2/√7 को भी हम विरोधाभास से क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। विरोधाभास से माना 2/√7 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तब हम क्या लिख सकते हैं, 2/√7 बराबर P/Q। चाहे से P/Q लिख दें, चाहे से A/B लिख दें, एक ही बात है। जहां P व Q व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। चलिए बच्चों, क्या करें हम, √7 को उधर ले जाएं, P और Q को वज्रगुणा कर दें, तो यह आ जाएगा 2Q/P बराबर √7। √7 को उधर ले गए, Q को यहाँ, P को नीचे लेकर के आ गए, 2QP/√7। चूंकि 2Q/P पूर्णांक परिमेय होगा, अर्थात √7 परिमेय होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं √7 तो अपरिमेय है। और अगर अपरिमेय है तो उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का विरोध करता है, अर्थात हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए 2/√7 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो पूरी की पूरी लैंग्वेज है बच्चों, हमने जैसा कि पिछले प्रश्न में लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर A/5 भी आया है बच्चों, और अभी हमारे पास कितना आया है, 2Q/P। चूंकि P और Q पूर्णांक है तो 2Q/P कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जिसके अनुसार सेम लैंग्वेज आपको लिखनी है बच्चों, देखिएगा, जिसके अनुसार √2 की जगह आ जाएगा √7 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हमें पता है √7 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का विरोध करता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः इसकी जगह आ जाएगा 2/√7 जो है एक परिमेय ना होकर के अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3/2√5। इसको भी सेम इसी प्रकार से आपको करना है बच्चों। 3/2√5 3/2√5 वही लिखेंगे, विरोधाभास से तीन बटे 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है, पूरा लिखना है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तब 3/2√5 को हम लिख देंगे P/Q रूप में, जहां P व Q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब देखिएगा बच्चों, एक तरफ √5 को ले जाते हैं, P और Q को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3Q/2P बराबर √5। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3Q/2P कैसा होगा, 3Q/2P एक क्या होगा बच्चों, ये होगा पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी परिमेय। और अगर ये परिमेय है तो इसके अनुसार √5 भी परिमेय होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का विरोध कर रहा है और इसलिए हमारी परिकल्पना गलत हो गई है। हमारी परिकल्पना थी कि ये जो संख्या है परिमेय है, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। सेम टू सेम कथन आपको लिखना है जैसा कि हमने उससे
पीछे वाले प्रश्न में लिखा था कि ये जो आया आपके पास 2q/3p एक परिमेय संख्या है जिसके अनुसार √5 भी एक परिमेय होना चाहिए। उस प्रश्न में √2 की जगह √5 लिखा हुआ है, तो हमारी परिकल्पना का विरोध हो गया है, परिकल्पना गलत है। अतः वह संख्या जो है आपके पास जो दी गई है यानी कि 3/2 √5 कैसी हो जाएगी बच्चों? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सेम लैंग्वेज, सेम 2-3 जो लाइनें हैं वो आपको वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में जो आगे प्रश्न पूछा गया है बच्चों वो देखते हैं। लास्ट है 4 + √2, तो यही कर देते हैं, विरोधाभास से लिख देंगे। माना शॉर्ट में इसको मैं समझा देता हूं। विरोधाभास से माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय है तो हम इसको लिख सकते हैं p/q रूप में। 4 + √2 बराबर p/q। 4 को उधर भेज देंगे, यहाँ बच गया √2 बराबर p/q - 4। अब p/q - 4 में एलसीएम आप लेंगे अगर, तो √2 बराबर p - 4q और बटे में q। अब देखिए वही लैंग्वेज आ गई है, चूंकि ये एक पूर्णांक बटे पूर्णांक है। p - 4q/q पूर्णांक बटे पूर्णांक कैसा होगा? एक परिमेय है। इसके अनुसार √2 परिमेय होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का विरोध कर रहा है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अर्थात हमारी परिकल्पना थी कि 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये कथन हो गया है गलत। इसका मतलब 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये 4 लाइनें जो हैं आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। कहां से पेस्ट करेंगे बच्चों? वो पेस्ट करेंगे आप यहां से, कि जो आपके पास आया है यहाँ पर p - 4q/q एक परिमेय संख्या है जिसके अनुसार √2 परिमेय होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है। उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का विरोध कर रहा है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। और यहाँ पर आ जाएगा 5 √2 की जगह 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों, ये था आपका 19वां प्रश्न। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है बच्चों, निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आपको सिर्फ अपनी राय देनी है बच्चों कि आप क्या कह सकते हैं कि हर में किस प्रकार के गुणनखंड होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, 34.12345। इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 4 1 2 3 4 5, दशमलव हटाया 1 1 2 3 4 5, 5 शून्य लगा दिए। बच्चों दशमलव शांत है, यहीं से पता लग रहा था। दशमलव 5 अंकों के बाद क्या हो गया है? खत्म, शांत हो गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 4 1 2 3 4 5 और नीचे 10 की घात कितनी है बच्चों? 5। और 10 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। तो हर में जो है, हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड हैं, और वो भी कितने हैं? 2 की घात 5 गुणा 5 की घात भी 5। ठीक है बच्चों, इस पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं हम 34.12345 की। तो हमने बता दिया, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसके हर में जो घातें होंगी, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो सिर्फ 2 या 5 के ही होंगे, और जो हैं वो हमने निकाल के भी बता दी हैं। इसी का सेकंड प्रश्न है बच्चों कि 43.1234567 9 9 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से क्या आएगा बच्चों? 1 2 3 4
5 6 7 8 9, फिर से यही चलता जाएगा। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती। खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तभी ऊपर बार लगाया गया है, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? हर में 2 व 5 के अलावा, तो हम लिखेंगे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के अलावा अन्य गुणनखंड भी उपस्थित होंगे, के अलावा अन्य गुणनखंड भी उपस्थित होने वाले हैं। और अगर आपको इसको दशमलव रूप में यानी p बटे q रूप में प्रदर्शित करना है तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको पहले भी बताई है। पूरी संख्या लिख दीजिए बच्चों। पूरी संख्या किस प्रकार लिखेंगे? ये तो हमने टिप्पणी कर दिया, आपको सिर्फ बताना था कि क्या कह सकते हैं, तो हमने कह दिया कि इसके हर में जो है, हर में जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी उपस्थित होंगे, ये निश्चित है, तभी इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। लेकिन हर होगा क्या बच्चों, वो देखिए। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है। लॉन्ग मेथड तो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। 9 अंकों के ऊपर बार है तो इसको 10 की घात 9 से गुणा करेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे, फिर इसको 10 की घात 9 से गुणा करेंगे, फिर x समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो क्या आने वाला है? डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख सकते हैं। ये बनेगा आपके पास 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43 बटे 9 अंकों के ऊपर बार है तो 9 बार ही 9 लिखे जाएंगे। 9 गुणा 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके गुणनखंड इस प्रकार से होंगे। 89 में से 43 घटा लीजिए बच्चों, कितना बचेगा? ये 4 और 6 46। तो इसको सीधा सीधा ही लिख देते हैं। तो इसको p बटे q रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका पूरा तरीका क्या है बच्चों? तरीका हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको x के बराबर मान लिया, अब इसको किससे गुणा कर देंगे बच्चों? 10 की इसकी घात 10 से, यानी 10 की घात 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 9 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 10 की घात 9 से गुणा करेंगे, माइनस x करेंगे, तो देखो ये बच जाएगा, ये 9 9 9 9 9, और यहाँ पर x करेंगे तो इस पूरे में से ये 43 माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये आंसर आने वाला है। तो ये थी आपकी विविध प्रश्नावली। धन्यवाद।